तिलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे। एक रोज गांव में रहने वाला कालीचरण अपने दोस्त मधु से कहता है, अरे ओ मधुआ, इस बार तो तूने अपने घर को बहुत बढ़िया तरह से सजा लिया है रे। आखिर दिवाली का त्योहार है भैया, तो कैसे ना घर को सजाऊं। हर बार की तरह इस बार भी हम सभी गांव वाले मिलकर दिवाली का त्योहार बहुत बढ़िया तरीके से मनाएंगे। इस बार तो पूरे गांव को आसमान सा सजा देंगे, देखना। हाँ। तभी वहाँ गांव के मुखिया जी आते हैं और बोलते हैं, कालीचरण और मधुआ, तुम दोनों मिलकर बस बकबक ही करोगे या गांव को सजाने में सभी गांव वालों की मदद भी करोगे? क्या बात कर दी मुखिया जी, इस बार हम दोनों मिलकर गांव में ऐसी चमचमाती झालर और लाइट लगाएंगे कि सबके सब गांव वाले देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे और बोलेंगे, भाई कालीचरण और मधुआ ने तो कमाल ही कर डाला। ऐसा बोलकर कालीचरण और मधु गांव को सजाने में लग जाते हैं। गांव के सभी लोग गांव को सजाने व दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाने में जुट जाते हैं। एक रात की बात है, जब गांव के सभी लोग नींद में थे कि तभी गांव में एक छोटा भूतिया बच्चा अपनी चुड़ैल माँ के साथ आता है और गांव को सजा धजा देख अपनी चुड़ैल माँ से कहता है, माँ जरा देखो तो ये गांव कितना सुंदर सजा हुआ है। हमारे गांव में तो हर समय अंधेरा छाया रहता है। हम अपनी भूतिया नगरी को इन गांव वालों की तरह क्यों नहीं सजाते? बताओ ना माँ, आखिर इन गांव वालों ने अपने घरों को इतना सुंदर क्यों सजाया है? मेरे बच्चे जरा धीरे बोल, कहीं किसी ने तेरी आवाज सुन ली और हम भूत चुड़ैल को गांव में ऐसे घूमते देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। माँ, मुझे कहीं से मिठाई की खुशबू आ रही है। सामने मिठाई की दुकान है, हम दोनों मिलकर खूब सारी मिठाई खाएंगे। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपने बेटे चीकू को उस मिठाई की दुकान में ले जाती है। फिर दोनों मिलकर उस मिठाई की दुकान में रखी मिठाई खाने लगते हैं। माँ, इस दुकान में कितनी सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं। मिठाई खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। काफी देर हो गई है, अब हमें अपनी भूतिया नगरी में वापस जाना होगा। ऐसा बोलकर चुड़ैल चीकू को लेकर अपनी भूतिया नगरी में वापस आ जाती है, जहाँ पर कई डरावनी चुड़ैलें और भूत थे। चीकू अपने भूत पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है, पिताजी, इंसानों की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी सुंदर है ना। सबने अपने घरों को रंग बिरंगी लाइट और झालरों से सजाया हुआ है, मगर माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि उन्होंने अपनी नगरी को इतना सुंदर क्यों सजाया हुआ है। बेटा, दिवाली आ रही है, इसलिए सब लोगों ने गांव को सजाया हुआ है। दिवाली आने से पहले ही सभी गांव वाले अपने घरों की साफ सफाई करके उन्हें सजाते और दिवाली वाले दिन दिए जलाकर बम पटाखे वो फुलझड़ी जलाकर इस त्योहार को मनाते हैं। साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करके सभी को मिठाइयाँ बांटते हैं। अरे वाह पिताजी, आपको तो दिवाली के बारे में सब कुछ मालूम है। दिवाली का त्योहार इतना अच्छा है तो हम भूत लोगों को भी दिवाली मनानी चाहिए। चीकू की बात सुनकर उसकी बहन नेहा आती है और बोलती है, पिताजी, मुझे भी दिवाली मनानी है, मुझे भी बम पटाखे और फुलझड़ी जलानी है। तभी पास में ही खड़ी चित्रा चुड़ैल बोलती है, अरे बच्चों, ये कैसी जिद लगा रखी है? आज तक हमारी भूतिया नगरी में दिवाली कहाँ मनाई गई है जो अब मनाई जाएगी? चित्रा चुड़ैल की बात सुनकर वहाँ पर खड़े भूत चुड़ैल बोलते हैं, अगर बच्चों का दिवाली मनाने का मन है तो इस बार हम लोग भी अपनी भूतिया नगरी में दिवाली जरूर मनाएंगे और सभी बच्चों को बम पटाखे, फुलझड़ी व अनार बम ला कर देंगे। मगर ये सब होगा कैसे? हम भूत चुड़ैल रात के समय इंसानों के गांव में जाकर चुपके से वहां से सामान ले आएंगे। ये काम एक दिन में तो नहीं होगा, मगर दिवाली आने से पहले हम लोग इतना सामान इकट्ठा कर लेंगे जिससे भूतिया नगरी में दिवाली मनाई जा सके। फिर क्या था, रात के समय जब गांव वाले सो रहे होते हैं तो कुछ भूत व चुड़ैल मिलकर वहां आकर सामान चोरी करके अपनी नगरी में ले आते हैं। वे भूत चुड़ैलें कभी सजावट का सामान चुराते तो कभी बम पटाखे। इस तरह से वे आए दिन गांव से कुछ न कुछ चुरा कर अपनी भूतिया नगरी में ले जाकर उसे भी सजाने लगे। एक रोज गांव में रहने वाला तुलसीदास मुखिया जी के पास जाता है और बोलता है, मुखिया जी, अरे गजब हो गया, जो इतने सालों में हमारे गांव में ना हुआ वो अब हो रहा है। अरे क्या हुआ तुलसीदास? मेरी मिठाई की दुकान है, ये तो आपको पता ही है, पर पिछले कई दिनों से कोई मेरी दुकान से मिठाई चोरी करके ले जा रहा। तभी मुखिया जी के पास कालीचरण आता है।
अरे मुखिया जी, तुलसीदास की मिठाई ही नहीं बल्कि गांव में लगाई गई जगमगाती लाइट भी कोई चोरी करके ले गया। वो ससुरा जो भी है, अगर हमरे हाथ लग गया ना तो उसकी ऐसी धुलाई करेंगे कि उसे उसकी नानी, दादी, चाची सब याद आ जाएंगी। हाँ, फिर क्या था, जैसे ही रात होती है कालीचरण और मधु गांव में पहरा देने लगते हैं। तभी मधु की पत्नी चमेली अपने पटाखे की दुकान पर किसी काम से आती है। चमेली जैसी दुकान के अंदर जाती है, वे अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाती है। चमेली चुड़ैल के डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके शोर से डरकर चुड़ैल चमेली को वहां से गायब करके अपनी चुड़ैलों और भूतों की नगरी में ले आती है। चमेली अपने सामने भूतों और चुड़ैलों को देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में चमेली को होश आता है। वो भूतों की नगरी को सजा धजा देखकर बहुत हैरान होती है। वहीं दूसरी ओर गांव में मधु अपने पटाखे की दुकान खुली देखकर घबरा जाता है। तभी कालीचरण को सामने की दुकान से कुछ आवाज सुनाई देती है। कालीचरण मन में बोलता है, कसम माई की, पहली बार किसी भूत को सजावट का सामान चुराते हुए देखा है। कुछ ही देर में गांव से सभी भूत चुड़ैल सामान चुराकर वहां से गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही कालीचरण पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके बोलता है, गांव में जो भी चोरी हो रही है उन सभी के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि भूतों और चुड़ैलों का हाथ है। तभी वहां मुखिया जी आते हैं। अगर सच में गांव से सामान की चोरी किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूत और चुड़ैल ने की है तो ये हम सभी गांव वालों के लिए खतरे की बात है। भूत चुड़ैल की बात सुनकर पूरा गांव सहम जाता है। कल दिवाली है और कुछ भी हो जाए, मैं दिवाली के दिन अपनी पत्नी चमेली को वापस ला कर ही रहूंगा। कालीचरण, मधु और मुखिया तीनों मिलकर पंडित जी के पास जाते हैं और भूत चुड़ैलों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। पंडित जी मधु और कालीचरण को भभूत देते हुए बोलते हैं, रोज की तरह आज भी वो भूत चुड़ैल गांव में जरूर आएंगे, इसलिए जैसे ही तुम उन्हें देखो ये भभूत उस पर डाल देना। पंडित जी के कहने पर वे तीनों रात को गांव में भूतों और चुड़ैलों के आने का इंतजार करने लगते हैं कि तभी मधु को एक चुड़ैल मिठाई ले जाती हुई दिखाई देती है। मधु बिना देरी किए उस चुड़ैल के ऊपर भभूत डाल देता है। चुड़ैल के ऊपर जैसे ही भभूत लगती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर मुखिया और कालीचरण भी वहां पर आ जाते हैं। चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे गांव वालों के साथ ऐसा कर रही हो? हमारे गांव से चोरी के साथ साथ गांव की बहू को भी चुरा कर ले गई। आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हो? चुड़ैल भस्म होने के डर से सब सच बता देती है। क्या सच में तुम अपनी नगरी में दिवाली का त्योहार मनाना चाहती हो? इसलिए तुम हमारे गांव से ये सब मिठाई, बम, पटाखे, सब सजावट का सामान चुरा कर ले जा रही हो? मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी है, पर किसी वजह से हमें उसे अपनी नगरी ले जाना पड़ा। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं चमेली को छोड़ दूंगी और तुम्हारे यहाँ से चुराया हुआ सब सामान भी लौटा दूंगी। अरे, दिवाली का त्योहार तो खुशियों का त्योहार है, फिर वो इंसान मनाए या अपनी नगरी में भूत चुड़ैल, सभी को हंसी खुशी दिवाली मनाने का हक है। इसीलिए चुड़ैल बहन, हम तुम्हें आजाद करते हैं। आपने मुझ पर भरोसा करके बहुत उपकार किया है। मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से चमेली को यहाँ पर लाती हूँ। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से चमेली को उसके गांव में वापस ले आती है। चुड़ैल बहन, आपने हमारे गांव से जो भी सामान चुराया है हमें वो नहीं चाहिए। बस आपसे इतनी विनती है कि आप हमारे गांव वालों को कभी कोई नुकसान ना पहुंचाना और हमें भी दिवाली का त्योहार हंसी खुशी मनाने देना। मुखिया की बात सुनकर वहाँ कई भूत चुड़ैल आकर खड़े हो जाते हैं। सभी भूत चुड़ैल मुखिया जी, कालीचरण व मधु को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से गायब होकर अपनी भूतिया नगरी में आ जाते हैं। सभी भूत चुड़ैल व भूतिया बच्चे मिलकर अपनी नगरी में खूब सारे बम पटाखे जलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। चीकू अपनी चुड़ैल माँ से कहता है, माँ, आज हमारी भूतिया नगरी भी कैसे जगमगा रही है। पहली बार मैंने अपनी नगरी को ऐसे जगमगाते हुए देखा है। सच में बेटा, ये सब तेरी वजह से ही हो पाया है। आज चुड़ैलों और भूतों ने भी बम पटाखे जलाकर दिवाली का त्योहार हंसी खुशी के साथ मनाया है और आशा है हम भूत चुड़ैल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ये दिवाली का त्योहार ऐसे ही मनाते रहेंगे। ऐसे बोलकर सभी चुड़ैल और भूत बम पटाखे जलाकर दिवाली मनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है।
रमेश नाम का मोची अपनी बीवी कावेरी और बेटे मोनू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश गली के नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। तभी वहाँ उस इलाके के सेठ की गाड़ी आकर रुकती है। फिर उसमें से वहाँ का सेठ उतरता है और वहाँ के लोगों से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। पहले तो वो वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी की बहुत सारी सब्जियाँ उठा लेता है। सेठ जी, 200 रुपए हो गए। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे पैसे मांगे। नहीं देता मैं पैसे। बोल क्या करेगा? क्या करेगा? सेठ जी, 200 रुपए आपके लिए तो छोटी सी बात है। हमारा तो उसी से घर चलता है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मोनू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। देखो ना पापा, कितना बदतमीज आदमी है ये। तू चुपचाप जूते पॉलिश कर और वहाँ ध्यान मत दे। ये तो यहाँ की रोज की बात है। बूढ़ा आदमी बेचारा अपनी गिरी हुई सब्जियां उठा उठा कर अपने ठेले पर वापस रखने लगता है। उसके बाद सेठ रमेश के पास जाता है। सुन, चल मेरे जूते पॉलिश कर। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। रमेश उस सेठ के जूते पॉलिश कर ही रहा होता है तो गलती से ब्रश उस सेठ की पैंट पर लग जाता है और पैंट पर पॉलिश का निशान आ जाता है। सेठ वो निशान देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर रमेश को एक लात मारता है, जिससे रमेश बेचारा दूर जाकर गिर जाता है। अबे ओए अंधे, ये क्या किया तूने? पता है कितने महंगे कपड़े हैं मेरे। पापा पापा उठो। पापा पापा पापा, आप ठीक तो हो ना पापा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अंकल, आपने मेरे पापा को क्यों मारा? हम गरीब हैं तो क्या आप हमारे साथ कुछ भी करोगे? अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूँ? अरे अरे सेठ जी, इसे माफ कर दो। ये तो पागल है, इसे पता नहीं है कि कैसे बात करते हैं। मुझे पता है पापा, पर शायद इन अंकल को नहीं पता कि हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। सेठ गुस्से में आकर रमेश को और ज्यादा मारता है। मोनू अपने पापा को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर मोनू भी अपने पापा को घर ले जाता है। रमेश को इतनी ज्यादा चोट लगी होती है कि वो अगले दिन जूते पॉलिश करने नहीं जा पाता, इसलिए उसकी जगह मोनू जूते पॉलिश करने चला जाता है। जूते पॉलिश करवा लो, जूते। मैं आपके जूते शीशे की तरह चमका दूंगा। आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मोनू ऐसे ही रोज नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता है, जिससे उसके घर का गुजारा हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन फिर से वही सेठ आकर लोगों से बदतमीजी करने लगता है। तेरा बाप तो डर कर घर में बैठ गया और तुझे भेज दिया यहाँ। जी सेठ जी, वो मेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए आज उनकी जगह मैं आया हूँ। उस दिन के लिए आप मुझे माफ कर दो सेठ जी। घर में खाने को कुछ नहीं है, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। ये सब कहानी मुझे मत सुना, समझा? और अपना ये सारा सामान यहाँ से हटा। नहीं, मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगा, और अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को जाकर बता दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। सेठ उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, पर रात को जब मोनू घर वापस आ रहा होता है तो वो सेठ चुपके से उसका पीछा करता है। आज तो मैं इसके हाथ पैर ही तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कल से कैसे जूते पॉलिश करने आएगा। सेठ अपनी गाड़ी को तेजी से मोनू की तरफ लेकर जाता है और उसे एक टक्कर मारता है। मोनू का सर सीधा एक पत्थर में जाकर लगता है। मोनू खून में लथपथ सड़क पर पड़ा रहता है और सेठ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ से गुजरता है तो वो मोनू को वहाँ मरा पड़ा देखता है। वो जल्दी से मोनू के माँ बाप को जाकर ये बात बताता है। मोनू के माँ बाप को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और मोनू को मरा देख बहुत रोते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात सेठ एक सुनसान जगह से गुजर रहा होता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। ये क्या हो गया? अचानक मेरी गाड़ी कैसे रुक गई? ये तो बिल्कुल ठीक थी। सेठ गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है कि गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं हो गई, और तभी पीछे से एक आवाज आती है। जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी, आपके जूते बहुत गंदे हो रहे हैं। सेठ तुरंत पीछे मुड़कर देखता है
तो वहाँ पर कोई भी नहीं। तभी उसे दोबारा वही आवाज आती है। सेठ जी, आपके जूते बहुत गंदे हैं, क्या मैं इनको साफ कर दूं? सेठ वापस पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता। अब सेठ को डर लगने लगता है। वो जल्दी से गाड़ी ठीक करता है और वहाँ से निकल जाता है। घर जाकर सेठ चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात सेठ को किसी के चलने की आवाज आती है तो वो अचानक उठ जाता है। सेठ देखता है कि उसके बेड के पास उसके जूते रखे हुए हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। ये जूते तो अलमारी में रखे थे, इनको यहाँ लाकर किसने रखा? पर ये इतने गंदे कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी, जूते पॉलिश कर दूं क्या? बहुत गंदे हो रहे हैं। कौन है यहाँ? सामने आओ। मोनू का भूत सेठ के सामने जूते पॉलिश करने का ब्रश लेकर खड़ा हो जाता है। जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी। भूत भूत भूत! मैं तो आपके जूते पॉलिश करने आया हूँ सेठ जी, जूते पॉलिश करवा लो। अरे भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। जूते तो आपको पॉलिश करवाने ही पड़ेंगे सेठ जी। सेठ आगे कुछ बोल पाता उससे पहले भूत वहाँ से गायब हो जाता है। पूरी रात सेठ उस भूत के डर की वजह से सो नहीं पाता। फिर सुबह उठकर उसे लगता है कि शायद रात को जो हुआ वो उसका वहम था। वो रोज की तरह तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाता है। रामू काका, मेरा नाश्ता लेकर आओ। ये लीजिए सेठ जी, आपका नाश्ता। ये क्या है? क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ सेठ जी? नाश्ते की प्लेट में जूते रख कर लाए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं तो नाश्ते में पनीर के पराठे लाया हूँ। सेठ दोबारा अपनी प्लेट की तरफ देखता है तो उसमें जूते नहीं बल्कि सच में पनीर के पराठे होते हैं। सेठ बिना नाश्ता किए टेबल से उठ जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी चलाते चलाते सेठ के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं जो उसके साथ उन दिनों हो रही होती हैं। फिर रेड लाइट पर सेठ अपनी गाड़ी रोकता है तो तभी मोनू का भूत खिड़की पर आकर खड़ा होता है। आपके जूते बहुत गंदे हैं सेठ जी, पॉलिश कर दूं क्या? हाँ, फिर से वही भूत। कोई मुझे बचाओ इस भूत से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सेठ जल्दी से अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है। आखिर क्यों ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है? आखिर ये मुझसे क्या चाहता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? सेठ इतना बोलता ही है कि उसके पीछे से 2 हाथ आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। सेठ शीशे से देखता है कि उसके पीछे वही भूत बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। सेठ अपने आप को बचाने की खूब कोशिश करता है पर वो भूत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। छोड़ो मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुमको मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। सेठ की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। जब उस सेठ को होश आता है तो वो खुद को एक झोपड़ी में लेटा हुआ पाता है। ये मैं कहाँ आ गया और तुम लोग कौन हो? भूल गए क्या सेठ जी? मैं वही जूते पॉलिश करने वाला हूँ जिसे आपने एक दिन बहुत मारा था। मैंने मारा था? अच्छा हाँ, मुझे याद आया, पर वो तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ था। खैर, वो अभी है कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा सेठ जी। क्या? पर कैसे? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि मैं काम करने की हालत में नहीं था तो मेरा बेटा मेरी जगह जूते पॉलिश करने का काम करने लगा था ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पर क्या? पर कुछ दिन बाद ही जब एक रात वो काम करके वापस आ रहा था तो किसी गाड़ी वाले ने उसे सोम बाजार गली में टक्कर मार दी। सोम बाजार गली? क्या वो मर गया? क्या वो सच में मर गया? सेठ फिर सारी बात रमेश को सच सच सब कुछ बता देता है कि कैसे उसी की गाड़ी से उसके बेटे की मौत हुई थी और अब वो भूत बनकर उसके पीछे पड़ गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। सेठ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो
फिर कभी किसी को परेशान नहीं करता, यहाँ तक कि वो लोगों की मदद करने लगता है और रमेश की भी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुलवा देता है। रमेश और उसकी पत्नी अच्छे से जीवन जीने लगते हैं। मोनू के भूत को इस बात की खुशी होती है कि उसके माँ बाप अब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और वो सेठ अब एक अच्छा आदमी बन गया है, इसलिए वो फिर कभी उस सेठ को दोबारा नहीं देख